YDSC अपन पढ़ रहे थे ना, यंग्स डबल स्लिट। हाँ सर। हाँ सर। ये स्लिट वाला क्वेश्चन कल किए थे पिछले क्लास में। y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है तो बता दे, नहीं तो आगे बढ़े। ये समझ में आ गया था कि अगर हम रास्ते में ये ओपनिंग के सामने एक स्लिट डाल दें तो फिर क्या होता है, ये समझ गए थे। हाँ सर। हाँ सर, आ गया। तो हाँ सर। देखो 9 लोग आए, जब रेगुलर क्लास में 9 लोग आते हैं तो ऑफलाइन में पता नहीं क्या होगा, आने ही नहीं चाहते लोग, क्या करें। ठीक है, तो इसके आगे पढ़े बढ़े। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था कि अगर एक स्लिट डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, हाँ सर। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोग फाइनली निकाले थे, ये वाला कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाई डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। सही, फ्रिंज विड्थ बताए थे। सेंट्रल ब्राइट जब हम यहाँ स्लिट डालेंगे तो सेंट्रल ब्राइट यहाँ चला जाएगा। सही, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ चला आएगा, ये बताए थे। हाँ सर। ये वाला हाँ सर। टू म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। सही, हाँ सर। क्लियर है कि दिक्कत है? क्लियर है सर। अब मान लो तुमसे ये बोला गया, ठीक है, ये तो तुमको याद रहेगा। अब मान लो क्वेश्चन में कभी ऐसा होता है, इसमें कई सारे कंडीशन है जो अपने को आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो मान लो कभी ऐसा होता है कि ये जो स्लिट है हमने क्या किया YDSC में, ये हमारा 2 ओपनिंग है, ये डिस्टेंस D है। ये सारा चीज तुमको कलम समझाए थे परसों के क्लास में। और मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा नॉट। ठीक है, अब मान लो कि ये डिस्टेंस तो स्मॉल d दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दिया हुआ है, सोर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, और एक स्क्रीन भी यहाँ रखा हुआ है। सही, सही, ये कार्डबोर्ड यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। तुमसे बोला गया कि भाई ये सेंट्रल ब्राइट, अब मान लो इसके आगे हमने एक स्लिट रख दिया जिसका थिकनेस क्या है T और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू। एक ग्लास स्लैब रख दिया और अब तुमसे पूछे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो सेंट्रल ब्राइट कहीं यहाँ बनेगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, है ना, यही बनेगा। यस यहाँ सर। से आकर के लाइट कुछ यहाँ फॉल करेगा और यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा। और ये y हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे, y आया था म्यू माइनस 1 इंटू टी डी अपॉन टी। ठीक है, ये हम लोग निकाले थे। यस सर। अब अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन में ये बोलता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, ठीक है, कि भाई ये स्लैब डला हुआ है और फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन क्या होगा, मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कितना ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी बोला। ठीक है, तो क्या करो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, क्या होगा बोलो। ये डिस्टेंस कैपिटल D भी दिया हुआ है तुम्हें, तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट क्या होगा बोलो। सार्थक है, तो हम बताएं। 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 टी कैपिटल D बाय स्मॉल। क्या करेंगे, जब भी फर्स्ट ब्राइट निकालना होगा तो ये तरीका नहीं लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, तुम्हें पता है फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा D बाई डी। ठीक है, तो फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से बीटा ऊपर बनता है, ये बीटा रहता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये y प्लस बीटा कर देंगे और दूसरा फर्स्ट ब्राइट यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा फर्स्ट ब्राइट, तो इसको लिख देंगे y माइनस बीटा। फर्स्ट ब्राइट में एक बीटा जोड़ देंगे तो यहाँ फर्स्ट बनेगा और एक नीचे बनेगा, ये y1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ब्राइट का, और ये हो जाएगा y1 डैश। समझ में आया, एक में बीटा जोड़ देंगे और एक में बीटा घटा देंगे, समझ गए क्या? हाँ सर। अगर सेकंड ब्राइट का बात करेगा तो सेकंड ब्राइट हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 2 बीटा y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू y2 डैश हो जाएगा y माइनस 2 बीटा। समझ में आया? ठीक है, अब अगर तुमसे बोले व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट, तो फिफ्थ ब्राइट के लिए क्या करोगे, y प्लस 5 बीटा कर दोगे, प्लस 5 बीटा। हाँ सर। यस सर। लेकिन अगर तुमसे बोले व्हाट, ये तो ब्राइट के लिए हो, ठीक है, अब तुमसे बोले फर्स्ट डार्क कहाँ पे बनेगा, तो क्या करोगे, इट इज y प्लस बीटा बाई 2। सही, बीटा बाई 2। हाँ, और दूसरा फर्स्ट डार्क बनेगा y माइनस बीटा बाई माइनस बीटा बाई 2। सेंट्रल ब्राइट से बीटा बाई 2 पे फर्स्ट ब्राइट डार्क होता है। ठीक है,
अब अगर तुमसे बोले फिफ्थ ब्राइट कहाँ बनेगा, फिफ्थ डार्क कहाँ बनेगा, तो क्या करो? y प्लस 5 बीटा बाय 2, नहीं 7 बीटा बाय 2। y प्लस, देखो फर्स्ट ब्राइट फिफ्थ डार्क बोला, तो फिफ्थ डार्क कहाँ बनता है? 11 बीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड ब्राइट 9 बनेगा, बीटा बाय 2। देखो रे 9 थर्ड बीटा बाय ब्राइट 2। बनेगा, फोर्थ ब्राइट बनेगा, फिफ्थ ब्राइट बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, हाँ सर। डार्क कहाँ, डार्क का पोजीशन एक तो यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ये फर्स्ट डार्क हो जाएगा, सेकंड डार्क हो जाएगा, थर्ड डार्क हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये फोर्थ डार्क हो जाएगा और ये फिफ्थ डार्क होगा। तो फिफ्थ डार्क के लिए क्या करेंगे सर 11 बीटा बाय 2। इट इज 11 बीटा बाय 2। 5 बीटा प्लस बीटा बाई 2, समझ में आया, इट इज 11 बीटा बाई 2। और यहाँ पे फिफ्थ डार्क के लिए एक तो ये होगा और दूसरा होगा फिफ्थ डार्क के लिए y माइनस 5 बीटा 11 बीटा बाय 2। अरे सही रहे। हाँ सर। एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, ये समझते हो, ये समझ में आया तुम्हें? थोड़ा हाँ ये सर, तुमको मतलब लॉजिक हाँ सर। लगाना पड़ेगा कि भाई फिफ्थ ब्राइट बनता का, फिफ्थ डार्क बनता का। तो फिफ्थ डार्क जो बनता है वो फिफ्थ ब्राइट से ऊपर बनता है और सिक्स ब्राइट के नीचे बनता है। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाला जब देखेंगे, नीचे वाला डार्क का अगर बात करें तो नीचे वाला डार्क का क्या होगा, ये फर्स्ट डार्क होगा, डार्क पहले कर लेते हैं, ब्राइट का पहले ब्लैक से बना लेते हैं। फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। और यहाँ पे बनता है फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क। तो 1 2 3 4 है ना, ये 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट डार्क हो गया, सेकंड ब्राइट है, थर्ड ब्राइट है, फोर्थ ब्राइट है, फिफ्थ ब्राइट है। ये फर्स्ट डार्क, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये पोजीशन क्या लिखोगे? अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, मतलब तुमको बीटा से ही काम करना है। ठीक है, अब दूसरा समझ गए हो, ये कर लोगे, इसमें क्या करना है। अब अगर हाँ तुमसे सर। ये बोले, इसको हम हटा देते। अब मान लो कभी ऐसा बोलता है कि मान लो कि हमने ये स्लिट यहाँ पे लगाया, स्लैब यहाँ पे डाला, स्लिट के आगे, ओपनिंग के आगे हमने एक स्लैब रखा, तो पता चला कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये हो सकता है कूद करके वाई डिस्टेंस ऊपर चला गया, है ना, ये वाई का वैल्यू है। हाँ सर। अब ये वाई डिस्टेंस ऊपर जाता है और प्रीवियसली दिस पोजीशन वाज, है ना, ये सेंट्रल ब्राइट यहाँ आ गया कूद करके, एंड दिस पोजीशन वाज प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय, पहले यहाँ पे nth ब्राइट था मान, तो nth ब्राइट था, तो ये nth ब्राइट का डिस्टेंस क्या होता है, n लैम्डा d बाई डी, ऐसे ही होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। सही, n लैम्डा d बाई 2d होता है कि क्या होता है, हम तो भूलो गए। अब फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन क्या बताए थे, nth ब्राइट का पोजीशन क्या बताए थे सर n लैम्डा d बाय d। n लैम्डा d बाय d। अब लिख लो, नहीं मीडिया कितना था रे, सर n लैम्डा d बाय d। n लैम्डा d बाई डी था पक्का, n लैम्डा d बाई 2d था, क्या था, d बाई डी था। ठीक है, तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा कूद के यहाँ चला जाता है तो ये वाला nth का और ये वाला n क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी d बाई डी इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी, और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। समझ में आया? ठीक है, तो इससे हम लोग करते क्या है, मान लो, अब देखो इससे क्या करते, मान लो हमने इसके आगे एक फिल्म रखा, पतला सा स्लैब रखा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मान लो 3/2 है, म्यू का वैल्यू तुम्हें पता है। ठीक है, तो म्यू हमारा हो गया 3/2, ये 1/2 टी इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर ये 100वें के जगह पे चला गया, तो 100, और वेवलेंथ ऑफ लाइट मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम का था, तो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस टी, तो टी क्या हो जाएगा, 200 इंटू 500 5000 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये थिकनेस होगा फिल्म का, और ये थिकनेस हो गया 3 2 5, और ये एक और हटा दे 6, ये -4 मीटर, तो थिकनेस क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर, समझ में? मतलब ये थिकनेस भी हम इससे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया?
और अगर मान लो कि ये चौथे फ्रिंज पे चला गया तो n का वैल्यू 4 रख देंगे, 100 के 4 जगह रख पे देंगे। 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा, अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर 0 है ना 2 मिलीमीटर। तो ये जो है हम इतना कम थिकनेस भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक सोप सोल्यूशन है, अब सोप का बबल बना, अब सोप का बबल कितना मोटा है उसका थिकनेस कैसे मेजर करेंगे? स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर से तो मेजर नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो उस सोप सॉल्यूशन को उठा करके बबल को यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइट के आगे रख देंगे और देखेंगे कि ये सेंटर ब्राइट कितना ऊपर उठ गया। मान लो 4 फ्रिंज ऊपर चला गया, तो 4 फ्रिंज मतलब n का वैल्यू 4 रख देंगे, तो थिकनेस हम माइक्रोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत कम थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, 10 टू दी पावर, ये जो है फिल्म का थिकनेस कैलकुलेट करने के काम आता है, जिसको और किसी तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। समझ गए? हाँ अरे समझ में आया क्या? ठीक है। दूसरा चीज होता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये जो nth मैक्सिमा के जगह ना जा करके ये वहां पे चला गया जहां पे पहले nth मिनिमा था, nth मैक्सिमा में गया, मतलब समझ गए कंडीशन? हाँ ठीक है, अगर ये nth मिनिमा के जगह पे चला गया मतलब nth मिनिमा का पोजीशन क्या होता है? nth मिनिमा का पोजीशन होता है इट इज 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d। सही, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। सेंट्रल ब्राइट उठ करके अगर यहाँ चला गया तो nth मिनिमा क्या हो जाएगा? इट इज, है ना, 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। डी बाई डी कट जाएगा रे, यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा इज 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये रिलेशन बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रल मैक्सिमा वहीं पे जाए जहाँ पे nth मैक्सिमा था, हो सकता है nth मिनिमा की जगह पे चले जाए। समझ में आया? तो अगर nth मिनिमा की जगह पे जाता है तो nth मिनिमा वाला डिस्टेंस को हम इससे इक्वेट कर देंगे। समझ गए? अब तीसरा चीज, ठीक है, अब देखो अगला कहानी। ये क्लियर है कि नहीं? जो नहीं क्लियर रहेगा बोल देना। अब देखो, मान लो तुमसे कभी ये पूछ लिया कि भैया ये सब तो सब हुआ, ठीक है, ठीक है, ये nth मिनिमा पे गया तो भी ठीक है, nth मिनिमा मैक्सिमा पे गया तब भी ठीक है, बट कभी अगर ऐसा बोल दिया कि ये फ्रिंज तो जहां गया सेंट्रल ब्राइट गया, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट जहां गया गया, ठीक है, अब देखो ये y का वैल्यू पता है, तुमसे बोला कि ये सेंट्रल ब्राइट कूद के y डिस्टेंस ऊपर चला गया जब हम स्लैब लगाए, तो आखिर, ठीक है, यहाँ पर कौन इस पोजीशन पे जहां पे पहले सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पे कौन? अगर तुमसे बोला कि इस पोजीशन पे ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का पहले का पोजीशन था, ये y डिस्टेंस ऊपर चला गया, अब तुमसे बोला कि आखिर इस पोजीशन पे कौन है, कौन सा मैक्सिमा या कौन सा मिनिमा है, तब क्या करोगे? यहाँ पर बोला 5th मिनिमा है कि 6th मैक्सिमा है, क्या है? बोलो क्या करोगे भाई? जब हम स्लैब लगाए तो ये सेंट्रल मैक्सिमा उठ के यहाँ चला गया, पहले सी पे था, अब तुमसे पूछा कि सी पॉइंट पे कौन है, कौन सा मैक्सिमम है या कौन सा मिनिमम है, क्या करोगे? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, आवाज क्वेश्चन ये है कि जब ये हमने स्लैब नहीं रखा था यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे थिन फिल्म नहीं रखा था तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ था? सी पे था। पे था। हाँ जब हमने यहाँ पे स्लैब या फिल्म लग दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा उठ करके कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो यहाँ पे कोई तो आया होगा, क्योंकि फ्रिंजेस तो बनता ही है, ये इधर शिफ्ट हाँ हो गया तो यहाँ पे कोई तो आया होगा, या तो मैक्सिमम कोई आया होगा, या तो 3rd मैक्सिमा आया होगा, या 100 मैक्सिमा आया होगा, या कोई मिनिमा आया होगा। तो यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम या मिनिमम है ये बताना, ठीक तो है? जो y डिस्टेंस नीचे था वही होगा। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा उपाय है, यहाँ पर हम कर देंगे कि मान लो nth सर y अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना, y निकल गया, तो अब यहाँ पर कौन सा मैक्सिमम है ये बताने के लिए हम y बाई बीटा कर देंगे कि भाई हर मैक्सिमम के बीच का दूरी क्या रहता है? बीटा। ठीक है, तो n बराबर y बाई बीटा। अब ये 3 चीज आ सकता है, मान लो ये आ गया 10, या ये आ सकता है 10.5। अगर ये 2 वैल्यू आया, इसका मतलब अगर 10 आया, इसका मतलब कौन सा मैक्सिमम यहाँ पे है? अरे y बाई बीटा, y तो तुम कैलकुलेट कर ही लिए हो, और फ्रिंज विड्थ तुम्हें पता है लेमडा डी बाई डी, क्योंकि वेवलेंथ दिया हुआ है। सही, ठीक है, तो y बाई बीटा कर देना, ये y बाई बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये n है, तो n बराबर y बाई बीटा कर देंगे। तो या तो ये इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर 10 आया इसका मतलब कौन सा मैक्सिमम है यहाँ? 10th
बट अगर ये 10.5 आया तो सर 10th मिनिमा। 10th मिनिमा है या 11th मिनिमा है? 11th मिनिमम। सर 11th मिनिमा। एक लपड़ मारेंगे, 10th है कि 11th मिनिमा है? रहेगा ना सर 10th मिनिमा, 10th मिनिमा। 10th मिनिमा। सर 10th मिनिमा ही रहेगा। ठीक, देखते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे होता है, ठीक है, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये सब बीटा, सही, ठीक है। हाँ सर। अरे सही ना। अब हमारा जो है ये बीटा है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये 10 मैक्सिमा, यहाँ तक आ गया अपन, ठीक है। हाँ और हमारा हाँ जो सर। है वो 10 प्लस बीटा बाई 2 है, ये 10 प्लस 1/2 बीटा हुआ ना टोटल, तो हाँ सर। 10 बीटा तो ये हो गया और ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कौन हाँ होता है? सर। फर्स्ट मिनिमा। यहाँ कौन होता है? सेकंड मिनिमा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, ये कौन सा हुआ बे? 11th। यस सर, ये 11th मिनिमा ना बोलोगे कि 10th मिनिमा बोलो? हाँ सर 11th। सर 11th। तो तुम लोग 10 चीख रहे थे बे, सर 11th ही तो बोला था। 10th बोले थे ना, एक लपड़ मारे। मैंने 11th बोला। सर 11th ही सही। बोला था। ये 11th मिनिमा होगा, मतलब यहाँ पे 11वां नंबर का मिनिमम होगा, समझ गए? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। अब मान लो ये 2 वैल्यू आया तब तो बड़ा अच्छा है। अगर मान लो कभी ऐसा आता है कि इट इज 11.4, अब 11.4 आया तो यहाँ पे ना ही मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, मिनिमम। ठीक है। 11.4 आए या मान लो 10.4 या 10.2 या चलो 10 से समझा रहे, 10 से समझाते, ठीक है। 10.4 ना के मान लो ये 10.10 ना के 10.5 ना के ये आता है 10.3। अगर ये y बाई बीटा 10.3 आया तो सेंटर पे ना ही कोई मैक्सिमम है और ना ही कोई मिनिमम, मतलब ये सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे 10.3 है, मतलब यहाँ पे 10th मिनिमा है, 10th मैक्सिमा है और यहाँ पे 11th मिनिमा, ऐसे ही होगा ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है। 11th मिनिमा यहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, यहाँ पे 10th मैक्सिमा रहेगा। सी पोजीशन पे ना ही कोई मैक्सिमम है और ना ही कोई मिनिमम। अब तुमसे बोला कि भाई 10.3 है तो सी पॉइंट पे कौन है? कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम नहीं। अब तुमसे बोला सी पॉइंट से नीचे ये दूरी कितना है, सी पॉइंट से कितना ऊपर 10th मैक्सिमा है और सी पॉइंट से कितना नीचे, ठीक है, 11th मैक्सिमा है। y1 और y2 बताओ, समझ गए भाई? ये सेंट्रल है ना, ये पोजीशन है सी का। अब यहाँ पे 10.3 आया तो ना ही यहाँ पे कोई मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम। 10.3 आया मतलब 10 से ज्यादा है और 10.5 से कम है, सही। तो 10th मैक्सिमा तो यहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा इसके, और 11th मिनिमा नीचे रहेगा, समझ में आया? तो इसके आस पड़ोस में 10th और 11th मैक्सिमा और 10th मैक्सिमा और 11th मिनिमा रहेगा। अब बोला कि ये दूरी कितना रहेगा, कि कितना ऊपर इससे 10th मैक्सिमा होगा और कितना नीचे 11th मिनिमा होगा, बोलो जो है 0.3 बीटा। हाँ सर। ये दूरी जो है ये पूरा एक आधा फ्रिंज 0.5 बीटा है। ये 10th मैक्सिमा और 11th मैक्सिमा के बीच दूरी कितना होता है? 0.5 बीटा। एक फ्रिंज का डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच दूरी क्या होता है? बीटा बाई 2, ठीक है। तो ये 0.3 है, ये 0.3 बीटा, तो y1 इज 0.3 बीटा एंड y2 इज 0.2 बीटा। समझ में आया? अगर तुमसे ये बोला गया कि इसके आस पड़ोस में कौन सा मैक्सिमम या कौन सा मिनिमम है और कितने दूर पे है, तो हम बोलेंगे ऊपर में 10th मैक्सिमा है, नीचे में 11th मिनिमा है, और 10th मैक्सिमा y1 डिस्टेंस ऊपर है और 11th मिनिमा y2 डिस्टेंस ऊपर है। y1 y2 का वैल्यू ये रहेगा। समझ में आया? बोलते क्या नहीं हो रहे? क्लियर है तुम लोग को? समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ सर। अब मान लो कभी ऐसा होता है, दूसरा एक और कहानी लेते हैं। मान लो कभी ऐसा होता है कि ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें अपने को बहुत सारे चीज पढ़ने हैं। अभी 2 ओपनिंग है इसमें, ठीक है। ये 2 ओपनिंग कर दिए, डिस्टेंस ये d दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे हमने एक स्लैब लगा दिया
जिसका थिकनेस T1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इसके आगे हमने स्लैब लगा दिया जिसका थिकनेस T2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सही, ठीक है। मान लो सोर्स यहीं पे है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही है। और स्क्रीन मान लेते हैं कुछ दूर पे ऐसे पड़ा हुआ, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है। अब क्या होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा कुछ यहाँ बनेगा। अब सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे तो बनेगा नहीं, कुछ ऊपर बनेगा, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें थोड़ा अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन रहता है। YDSC में अपने को बहुत सारा है ना, अलग अलग तरह का क्वेश्चन समझना है। समझ गए? बोलो y का वैल्यू क्या निकालो। बहुत आसान था रे, तो लोग बताए तो थे। क्या करोगे, ठीक है, सुनो कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तुम्हें क्या करना है, टाइम से चलना है, ठीक है। अब अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो लाइट यहाँ से ऐसे आया, लाइट यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। ये लाइट बीम यहाँ से यहाँ पहुंचा और ये लाइट बीम यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है। ये S1 है, ये मान लो ये लेंथ L1 है टोटल, और ये लेंथ L1 L2 है, ये L है और ये L है। इधर तो बराबर है, इधर तो बराबर है। हाँ सर, हाँ सर। अब लाइट को पहला टाइम, पहला रास्ते से चलने में टाइम कितना लगा, T1 इज L/c, ये वाला डिस्टेंस, प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगा L1 माइनस T1 c/μ, c/μ, हाँ सर। प्लस T1, अबे ये तो c/μ नहीं होगा, c होगा ना, ये तो वैक्यूम वाला दूरी है। और T1 स्लैब में किस स्पीड से चल रहा होगा, c/μ1 से। देखो यहाँ से यहाँ चला L/c, यहाँ से यहाँ चला, तो टोटल डिस्टेंस वैक्यूम में कितना L-t, हाँ सही सर। है। और T2 हाँ, का बात करें दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से, तो ये हो जाएगा L/c प्लस L2 माइनस T2/c प्लस T2 डिवाइडेड बाय c/μ2। और क्योंकि ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो T1 मस्ट बी, ठीक है। इन दोनों को बराबर करोगे तो ये झंझट खत्म, c कट गया, बचा जो वो लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा L1 माइनस T1 प्लस μ1 इंटू T1 इज इक्वल टू L2 माइनस T2 प्लस μ2 इंटू T2, सही है। और यहाँ से लिखेंगे L2 माइनस L1 यहाँ लिख दिए, ये हो जाएगा μ-1 इंटू μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2, सही है। और L2 माइनस L1 क्या होता है, L2 माइनस L1 इज d tan थीटा dy बाई कैपिटल D, तो यहाँ पे रख देते हैं। सो dy बाई कैपिटल D इज μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2, तो y निकल गया। यही तो करना था गधे, समझ में आया रे? L2 माइनस T2 बाय c/μ ले लिया तो गलत लिए ना। हाँ सर। अरे समझ गए रे? हाँ सर। बाकी बोलो। अरे समझ में आता है क्या? क्योंकि इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई लाइट अगर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा d/d, क्योंकि वेवलेंथ तो एयर में ही है, एयर में ही फ्रिंजेस बन रहा है। अब बोले फर्स्ट फ्रिंज कहाँ बनेगा, तो इसमें बीटा जोड़ देना। सेकंड कहाँ बनेगा, तो 2 बीटा जोड़ देना। फर्स्ट यहाँ बनेगा, एक बार बीटा घटा देना। और ये समझ में आया क्या? वही काम सारा समझ में आया? हाँ सर, आ गया। अगर इस apparatus को हमने पानी में डाल दिया, अब मान लो इसी चीज को एक बार और करते हैं, और हम ऐसा करते, समझ गए? ये यहाँ तक तो समझ गए हो? हाँ अरे सर। क्लियर है ना? अब मान लो ये apparatus अगर पूरा, यहाँ पे हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, पहले 1 मिनट रुको, हम मिटा दे, क्योंकि apparatus अगर पानी में डाला हुआ है तब क्या करना है वो भी तुमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन रहता है कि पूरे apparatus को ही पानी में या किसी लिक्विड में डुबा दिए तब बताना, ठीक है। अब मान लो कि कुछ पूरे apparatus को पानी में डुबा दिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो ये दोनों स्लिट भी लगा हुआ है, मतलब apparatus को पानी में डुबाएंगे तो हर चीज वो वैलिड होगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा
वो क्या चेंज होगा वो तुम्हें बताते हैं। अगर मान लो हमने इस पूरे अपरेटस को एक लिक्विड में डुबा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू नॉट, ठीक है, पूरे को ऐसे सोर्स भी डुबा। पानी में, सोर्स भी लिक्विड में है। क्या बे, क्या बोलते हो? सोर्स एस भी लिक्विड में ही है। एस कहाँ है, उससे क्या मतलब? नहीं ठीक सर, है, वो एल मतलब बाय देखो, सी लेंगे ना। देखो सुनो, सोर्स हवा में है, चलो मान लो ये यहाँ लिक्विड भर दिया, तब क्या अंतर पड़ेगा? और सोर्स अगर भी लिक्विड में होता तब क्या होगा? समझ गए? दोनों हाँ सर। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। अगर सोर्स एयर में है, इधर एयर है और ये पानी, तब क्या होगा? ठीक है, तो देखो फ्रिंजेस कहाँ बन रहा है, ये लेमडा नॉट है, एयर में वेवलेंथ कितना है लेमडा नॉट, तो मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट बाई म्यू, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अरे है ना, क्योंकि ये फ्रिंजेस जो बन रहा है ये किस में बन रहा है? लिक्विड में बन रहा है। लिक्विड। समझ में आया? तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ क्या लिखोगे? फ्रिंज विड्थ इज लेमडा डी बाई डी, तो लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट बाई म्यू डी बाई डी, क्योंकि फ्रिंजेस लिक्विड में बन रहा है। ये सोर्स कहाँ है इससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रिंज विड्थ जो होगा ये हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जिस मीडियम में फ्रिंज बन रहा है उसमें लाइट का वेवलेंथ लेमडा है, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब पानी में अगर डुबा दोगे तो फ्रिंजेस और नजदीक नजदीक और पतले पतले हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अब बाकी ठीक है। अब देखो कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ चला जाएगा, और अगर सोर्स पानी में होता तो टाइम निकालते हैं। तो पहला T1 L बाई सी, L1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई सी बाई म्यू नॉट प्लस T1 डिवाइडेड बाई सी बाई म्यू वन, सही है। दूसरा T2 इज L बाई सी, L2 माइनस T2 बाई सी बाई म्यू नॉट प्लस T2 डिवाइडेड बाई सी बाई। हाँ सर। अब T1 इज इक्वल टू T2 करेंगे तो ये टर्म तो कट ही जाता है ना, तो ये C होता या C बाई म्यू नॉट होता, C बाई म्यू नॉट होता, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये सोर्स हवा में है या मीडियम में है उससे इस फ्रिंज को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? ये पूरा अपरेटस डूबा हुआ है या सिर्फ इतना पोर्शन डूबा हुआ? अगर ये सोर्स लिक्विड में होता और यहाँ एयर होता, समझ रहा बात? अगर ये हाँ, सोर्स पानी में होता और यहाँ पे एयर होता तो सारा चीज पहले वाला ही वैलिड होता, इधर वाला कोई लेना देना नहीं होता, नहीं तब होता। फ्रिंज विड्थ लेमडा डी बाई डी ही होता, क्योंकि फ्रिंजेस एयर में बन रहा हो। समझ में आया? अब कुछ नहीं करो, T1 और T2 को बराबर कर दो, ठीक है। T1 और T2 को बराबर करोगे तो जो कटता हो तो काट ही दे, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास बचा इट इज म्यू नॉट L1 माइनस T1 प्लस म्यू वन T1 इज म्यू नॉट L2 माइनस T2 प्लस म्यू टू इंटू T2, सही है। पूरे को म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो ये म्यू नॉट कट जाएगा। हाँ सर। अब यहां से निकाल लो L2 माइनस L1। व्हाट इज L2 माइनस L1? L2 माइनस L1 को लिख देते हैं, क्या लिखे? इट इज म्यू टू, अब है ना, बाई म्यू नॉट माइनस 1 इंटू T2 माइनस म्यू वन बाई म्यू नॉट माइनस 1 इंटू T1 एंड दिस इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल डी। समझ में आया क्या? हाँ सर। बस ये हाँ, सर। अंतर पड़ेगा। अपरेटस को अगर हम पूरे पानी में डुबा देते हैं, मतलब फ्रिंजेस जहां बन रहा उस रीजन को अगर पानी में डुबा देते हैं तो ये फर्क पड़ता है, ये y का वैल्यू हो जाएगा, नया y। मतलब म्यू टू के जगह पे म्यू टू बाई म्यू नॉट रहेगा और म्यू वन के जगह पे भी म्यू वन बाई म्यू नॉट रहेगा। इज इट क्लियर? बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा, फ्रिंजेस नजदीक नजदीक आएंगे, y का वैल्यू बदल जाएगा। समझ गए? सही है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो, ये सब क्वेश्चन बता रहे तुमको, ये सब क्वेश्चन जब करोगे ना तुमको ये सब झंझट आएगा, तो उससे बचने का उपाय बता रहा। मिटा दे इसको। यस सर। ठीक, अगला कहानी देखो। अब मान लो कभी ऐसा हो कि, ठीक है, इसमें कई सारे केसेस हैं, वो सारे केसेस बता दे ताकि तुमको क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत आएगा ही नहीं। ये हमारा ओपनिंग है, ठीक है, ये एक ओपनिंग है, थोड़ा बड़ा फोटो बना रहे हैं।
अब मान लो स्क्रीन कहीं डी डिस्टेंस दूर यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा कार्डबोर्ड रहा, ठीक है। ये डिस्टेंस कैपिटल डी है यहाँ से यहाँ तक, ये कैपिटल डी है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सोर्स को है तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, बट हम सोर्स को यहाँ न रख के यहाँ रख दिए, सोर्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे न रख के यहाँ रख दिए, ठीक है। समझ गए? हाँ सर। समझ गए, ठीक है। ये डिस्टेंस है मान लो, ठीक है, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस है मान लो 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं, रफ आइडिया दे रहा तुमको, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, डी कितना है मान लो 4 सेंटीमीटर, और ये है मान लो 10 मीटर, 10 मीटर 20 मीटर 2 मीटर लेते हैं। अब तुम्हें बताना है कि अगर हमने सोर्स को यहाँ रख दिया और लेमड़ा है 5500 नैनोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, और पूरा एपरेटस एयर में ही है, ठीक है। अब तुमसे बोले कि ये तो अब सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बनेगा नहीं, तुम्हें लोकेट करना है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सही। देखो क्या होगा, लॉजिक बस वही है। देखो लाइट यहाँ से ऐसे आएगा, लाइट यहाँ से ऐसे आएगा, 2 रास्ता लेगा, और भी लाइट आएगा, बट बाकी सब रुक जाएगा। मान लो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता है, मान लेते हैं, अपने को क्या पता कहाँ बनेगा, इधर मान लेते हैं, कहीं मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस नीचे y मान लें। हाँ सर। ये मान लो L1 है, ये L2 है। लाइट को टोटल टाइम पहले रास्ते से कितना लगा 3/c प्लस L1/c, और T2 क्या हो गया 5/c प्लस L2/c बराबर है। और क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा है तो टाइम क्या होना चाहिए बराबर, तो 3/c प्लस L1/c, अरे काली दे रहे c इज इक्वल टू 5/c प्लस L2/c, काट दे रहे c सब, तो L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा, अब इसको L1 माइनस L2 क्या हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 2 है तो L1 माइनस L2 को हम d tan थीटा बोलते हैं, ये करीब करीब, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू 200। समझ में आया? सो ये डिस्टेंस हो जाएगा dy बाई कैपिटल D। सो दिस इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल D विच इज इक्वल टू 2। d कितना दिया हुआ है 4, कैपिटल D कितना 200 इंटू y इज इक्वल टू 2। समझ में आया क्या? अरे सही। तो यहाँ से ये कट कुटा के ये कितना जाएगा 2, ये हो गया 100, तो y इज अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर नीचे। समझ गए क्या? मतलब यहाँ से 100 सेंटीमीटर नीचे कहीं, मतलब 1 मीटर नीचे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आया? जब भी तुम्हें सेंट्रल मैक्सिमा निकालना हो तो टाइम को इक्वेट कर देना। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे ऐसा बोला होता, ठीक है, एक और चीज अपन करते हैं इसमें। अभी देखो YDSC में यार हमको लगता है ये समझ रहे हो ना, बस इतना ही है। इसके बाद एक थिन फिल्म हमको बताना है, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म, फिर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन में तो फॉर्मूला ही रहता है, पोलराइजेशन में जरा सा लॉजिक है, कुछ बड़ा नहीं, मेन यही है अपने को। अब देखो क्या होता है, मान लो तुमसे कभी ऐसा बोले कि अरेंजमेंट तो यही है, सारा चीज ऐसे ही है, बट हमने किया क्या कि सेंट्रल ब्राइट नीचे चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज P पॉइंट पे ही बने, ठीक है। तो हमने क्या करा, ठीक है, यहाँ पर एक स्लैब लगा दिया, ग्लास स्लैब, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बट थिकनेस इसका नहीं पता। तो तुम्हें ऐसा करना है कि ऐसा थिकनेस का स्लैब ग्लास लगाना है कि सेंट्रल मैक्सिमा P पॉइंट पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए। अरे सही, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन जाए, नीचे 1 मीटर न बन। तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब? ये स्लैब जो लोगे इसका थिकनेस क्या होगा, ये हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन और डाटा गलत हो सकता है, सही, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो ये लेंथ को L मान लो, ये भी L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो बराबर ही है। तो अब T1 हम निकाल लेते हैं, T1 हो जाएगा 3/c प्लस L माइनस T डिवाइडेड बाई C प्लस T डिवाइडेड बाई C बाई म्यू।
और T2 हो जाएगा 5/c प्लस L/c। अब सही, और दोनों को बराबर कर दो, T1 इज इक्वल टू T2 कर दो, तो ये हो जाएगा 3/c प्लस L/c माइनस T/c प्लस म्यू T/c इज इक्वल टू 5/c प्लस L/c। ये सब कट गया, सही है, L और L कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू T माइनस T इज इक्वल टू 2, 3 इधर गया तो सही है, सो 3/2 माइनस 1 इंटू T इज इक्वल टू 2, सही है रे, ठीक है। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है ना सारे डाटा, समझ में आया क्या? सो थिकनेस ऑफ द स्लैब जो रखना पड़ेगा वो 4 सेंटीमीटर का रखना होगा, तो सेंट्रल ब्राइट यहीं पे आ जाएगा जहां पे पहले था। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ सर। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये सब समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? ये सब तुमको करोगे, SC वर्मा उठा के करना, अपना पैकेज उठा करना। देखो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, बहुत तरह का क्वेश्चन से बनता है, बट भारी नहीं होता, बस लॉजिकल होता है। 90% तो क्वेश्चन यही से आता है कि ये हमारा एक, ठीक है, ये ओपनिंग है, डी है, कुछ लाइट कुछ ऐसे आ रहा, लाइट आर मूविंग पैरेलल, व्हाइट रेड लाइट ऐसे डाले, मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट, जो कि कितने एंगल पे है, यहाँ से 37 डिग्री पे इंसिडेंट है व्हाइट लाइट, रेड लाइट। अरे सही, पैरेलल रेड लाइट आ रहा है कितने एंगल पे, 37 डिग्री, 37 समझ गए। और यहाँ पे हमने स्क्रीन रख दिया, ठीक है, ये डी दिया हुआ है और ये दूरी है मान लो कैपिटल डी, एज्यूमिंग कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा, ठीक है। एयर में है पूरा, मीडियम में रहेगा तो लैम्डा की जगह पे लैम्डा बाई म्यू नॉट रख देना और कुछ नहीं चेंज करना, सही। तुम्हें बताना है सेंट्रल ब्राइट, अब यहाँ पे तो बनेगा नहीं, सेंट्रल ब्राइट कुछ यहाँ पे बनता है, तुम्हें बताना है वाई क्या होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, बता रहे हो, हम बताएं सर। इसको tan की जगह और tan थीटा की जगह 37 गधा कहेंगे। देखो क्या करेंगे, नहीं सुनो 53 रखेंगे शायद। सुनो सुनो क्या करेंगे, देखो लाइट यहाँ से आया, सेंट्रल ब्राइट मतलब यहाँ पहुंचेगा, ऐसे ही आएगा ना। अब देखो क्या हो कि यहाँ पर जो लाइट आया और ये सोर्स का अगर हम बात करें इधर का, ये रेड लाइट ही है, ये काला हमने बना दिया गलती कर दिया, यहाँ से लाल वाला ही लाइट, ये दो ओपनिंग दो सोर्स जैसा बिहेव करते हैं और लाइट यहाँ से चारों तरफ फैल जाता है ना, ये तुम्हें दिखाए थे ना। अब देखो ये जो लाइट आ रहा है यहाँ से, ये दोनों लाइट सेम फेज में, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया पहले और ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पे आया बाद में, तो ये डिस्टेंस इनमें ऑलरेडी डिफरेंस है। ये 37 डिग्री अगर है, ये 37 डिग्री 90, ये एंगल 53, ये कितना 37 डिग्री, सही है। ये 37 डिग्री है, ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन 37 डिग्री, सही। अबे सही, मतलब जब ये लाइट S1 और S2 पे आया तो इन दोनों लाइट में ऑलरेडी इतने का पाथ डिफरेंस था, हाँ ठीक है भाई। जो लाइट देखो यहाँ से जो चला वो यहीं पहुंचा है और यहाँ से जो चला था वो यहाँ पे आया, तो इन दोनों में, अब ये यहाँ से निकल गया बट ये बाद में निकलेगा, तो इसमें ऑलरेडी इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इन दोनों लाइट में इधर पाथ डिफरेंस जो है डी साइन 37 है, क्लियर है। तो ये लाइट और ये लाइट यहाँ पे सेम टाइम में पहुंचे, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, डी साइन थीटा। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अगर बराबर हो जाए तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। देखो ये लेंथ भी उतना ही है, ये तो बराबर है, और ये अगर बराबर हो गया तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। सो डी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू डी tan थीटा y बाई कैपिटल डी, तो ये कट जाएगा, साइन 37 होता है 3/5d इज इक्वल टू y, मतलब y का वैल्यू बनेगा 3/5 कैपिटल डी, इतना ऊपर। समझ में आया क्या? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, समझ गए? हाँ सर। अबे समझे क्या? इधर जितना पाथ बढ़ा इधर भी पाथ उतना ही बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ से ये लेंथ तो बराबर रहेगा और इससे पहले लेंथ बराबर था, तो चेंजेस इतने में ही आ रहा है, तो इतने में जो इधर चेंज आया और जो इधर चेंज आया दोनों बराबर, तो ये सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बनेगा। और फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनेगा, तो इसमें जोड़ देना बीटा,
बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। अब उल्टा लिख दिए काकी, ये सही है, ये स्मॉल डी ऊपर होता है। अब फ्रिंज विड्थ में स्मॉल डी ऊपर होता है कि नीचे होता है, भूल गए। यस सर। चलो ठीक है, मतलब फर्स्ट ब्राइट अगर बोलेगा तो इसमें बीटा जोड़ दियो और बीटा घटा दियो, सही समझ गए? हाँ सर, हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, टाइम है तुम लोग के पास कि जाना है, क्लास है? ये बताओ, किसी का क्लास तो है? नहीं है। अरे नो सर, नहीं है। नहीं है, ठीक है, तो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और करा दे ताकि तुमको क्लियर हो जाए थोड़ा लॉजिक, ठीक है? अगर क्लास नहीं है तो एक दो क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, दिख रहा है क्वेश्चन तुमको स्क्रीन पे? ये YDSC एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों स्लिट के बीच का दूरी दिया हुआ है D, ये D दिया हुआ है, D कितना है? D इज 0.28 मिलीमीटर, सही। स्क्रीन जो है यहाँ पे है, अब ये स्क्रीन, अब देखो कहाँ है कि पूरा कहानी बिगड़ गया। ये हमारा है ना, ये D है, ये कार्डबोर्ड का डिस्टेंस कैपिटल D है, D दिया हुआ है 0.28, कैपिटल D दिया हुआ है 48, सही। वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है 700 नैनोमीटर, ठीक है। फ्रिंज विड्थ बताना है व्हेन इट इज कहाँ, रिमर्स इन वाटर, ठीक है। तो बीटा क्या होता है? लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। अब ये कैपिटल डी ऊपर होता है, देखो जरा, क्योंकि बार बार हम ऊपर लिख रहे हैं। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन देखो रे, चेक करो रे, क्योंकि हम बार बार ऊपर लिख रहे हैं तो कैपिटल डी ऊपर होता होगा, चेक करो। यस सर, ऊपर है। ऊपर है ना, क्योंकि बार बार यही लिखा जा रहा है मेरे। सो लेमडा इन वाटर इज 7000 डिवाइडेड बाई 4/3। ये लेमडा इन वाटर रख देना, फ्रिंज विड्थ निकालने लेना, निकल जाएगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, देखो मेन ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन दूसरा है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पढ़ो जरा, दिख रहा है? पढ़ पाओगे कि बड़ा करे? अरे पढ़ पा रहे हो या बड़ा करे? पर यस सर, दिख रहा है। लिखा 4000 से 7000 तक लाइट यहाँ पे आ रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों स्लिट के बीच, और ये स्क्रीन है 50 सेंटीमीटर दूर। तुमसे पूछा गया विच ऑफ द वेवलेंथ विल बी एब्सेंट इन लाइट कमिंग फ्रॉम होल। 1 मिलीमीटर ऊपर एक यहाँ पे होल किया हुआ है, और इससे पूछा कि इसके आगे कौन कौन सा लाइट नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे जिसका जिसका डार्क बनेगा वो आगे नहीं जाएगा। डार्क का क्या होता है? y इज इक्वल टू, डार्क फ्रिंज का क्या होता है? 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई डी, ऐसा होता है। ये डार्क होता है। y का वैल्यू कितना है? 1 10 टू द पावर -3, सही। सो लेमडा हो जाएगा d इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, सही। जिसका जिसका डार्क यहाँ बनेगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो पहला n का वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे, और जो जो वेवलेंथ इसके बीच में है 4000 से 7000 तक जो जो आएगा, ठीक है, वो इसके आगे बढ़ नहीं पाएगा। समझ में आया? बट एक चीज ध्यान रखना, ये यूनिट थोड़ा, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर, सही। तो ये सारा चीज तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में और मिलीमीटर को भी मीटर में कर देना है, ठीक है। और नैनोमीटर में ये वेवलेंथ दिया हुआ है, तो नैनोमीटर वाला n का वैल्यू रखते जाना। मान लो लेमडा 1 आया, n1 और 2 तो मान लो कम हो गया, n3 के लिए लेमडा 1 आया मान लो 440 नैनोमीटर। तो ये 440 नैनोमीटर मतलब डार्क फ्रिंज है, मतलब ये वाला आगे नहीं जा पाएगा। n का वैल्यू 4 रखेंगे तो पता चला 560 नैनोमीटर, तो ये भी गायब हो जाएगा। n का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आ गया 600 नैनोमीटर, तो ये भी गायब हो जाएगा। n का वैल्यू रखे तो ये आया 720 नैनोमीटर, तो 720 तो है ही नहीं, मतलब ये तीनों गायब हो जाएगा। समझ में आया? जो जो रहेगा वही ना गायब होगा, समझ गए? तो ये तुम बता सकते हो कौन कौन सा लाइट एब्सेंट हो जाएगा, समझ गए? यस। और बोल रहा है विच वेवलेंथ विल हैव स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा कौन कौन निकलेगा? तो जिसका जिसका यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा वो सब आगे बहुत इंटेंस रहेगा, सही। समझ में आया क्या? क्लियर है? यस सर। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अब तुमको करना है। ये तो हमने YDSC पढ़ा दिया, अब देखो क्वेश्चन करोगे, अटकोगे तो और फिलहाल सीखोगे, अब अटकोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो SC वर्मा का 25-30 क्वेश्चन तक तुम YDSC में जा सकते हो आराम से, ठीक है।
और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म पोलराइजेशन। मतलब एक क्लास में पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म हो जाए। बट YDSC परसों जो मंडे ट्यूसडे को आओगे तो उसमें करके लाओ क्वेश्चन। अरे सही रे, यस सर, यस सर। क्वेश्चन करोगे तो और सीखोगे। अब थोड़ा प्रैक्टिस करो इसका। सही, इसमें 3 चीज बचा है, मतलब 1-1.5 घंटे का और काम बचा है। एक डिफ्रैक्शन, वो फॉर्मूला ही होता है। पोलराइजेशन फॉर्मूला बेस्ड है। बस इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म और पोलराइजेशन जरा सा 15-15 मिनट लगेगा। मतलब एक क्लास में ये लाइट पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक क्लास में हो जाता है। फिर मॉडर्न स्टार्ट कर देंगे। दिसंबर तक में टारगेट है कि मॉडर्न तक खत्म कर दें। समझ गए? यस सर। चलो, तो अभी तो ऑनलाइन ही चलने देते रहे। ठीक है, कोई आने सवाने को मना कर दिए नालायकों। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दे। अभी ऑनलाइन ही अपन पढ़ेंगे, जब वैक्सीन आ जाएगा तो ऑफलाइन कर लेंगे, क्योंकि पता चला कोई आया ही नहीं। क्या मतलब? किसी को कुछ पूछना है तो बताए। सर कल क्लास रहेगी क्या? कल का है ना, कल सैटरडे है। कल संडे है सर, आपने बोला था ना सैटरडे संडे को लोग, इसलिए। अब सैटरडे आज ऑनलाइन पढ़ाई दिए तो कल नहीं पढ़ाएंगे। अब हो जाएगा, खत्म हो जाए दिसंबर तक में मॉडल खत्म कर दें, चिंता ना करो। लगेगा हाँ तो सर, ठीक है। एक्स्ट्रा ले लेंगे, जब लगेगा तो बता देंगे। ठीक है।